21 सितंबर 2024 दिन शनिवार। बेंगलुरु के व्यालिकावा में रहने वाले कुछ पड़ोसियों को एक अपार्टमेंट से बहुत दिनों से काफी ज्यादा बदबू आ रही होती है। पहले तो सभी ने इसे नॉर्मल स्मेल समझकर इग्नोर करा, लेकिन ये बदबू धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और इतनी बढ़ गई थी कि वहाँ 1 मिनट को रुक पाना भी इम्पॉसिबल सा हो गया था। इसलिए अब इस प्लेट का खुलना बहुत इम्पोर्टेंट हो गया था। कुछ पड़ोसियों ने महालक्ष्मी को कॉल कर इस बदबू के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन महालक्ष्मी का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। सिंस इस 1 BHK फ्लैट में महालक्ष्मी किराए पर रहा करती थी। बदबू से परेशान होकर कुछ पड़ोसियों ने महालक्ष्मी के अपार्टमेंट के मालिक जीवन लाल को महालक्ष्मी के अपार्टमेंट से बदबू आने की कंप्लेंट करी। जब जीवन लाल वहां आकर देखते हैं तो महालक्ष्मी के डोर पर ताला लगा हुआ था और महालक्ष्मी का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। बदबू बर्दाश्त से बाहर थी, इसलिए जीवन लाल ने महालक्ष्मी का रेंट एग्रीमेंट निकाला, जिसमें इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर में महालक्ष्मी की बड़ी बहन लक्ष्मी का नंबर मौजूद था। नंबर पर कॉल कर कुछ पड़ोसी और जीवन लाल ने महालक्ष्मी के अपार्टमेंट से बहुत ज्यादा बदबू आने की शिकायत करी और यह भी बताया कि आपकी बहन का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। किसी अपने के बारे में यह सब सुनना किसी के लिए भी आसान नहीं है और ऐसा ही महालक्ष्मी की बड़ी बहन लक्ष्मी के साथ भी यही हुआ। वो ये सब बातें सुनकर बहुत डर जाती है और तुरंत अपनी माँ मीना राणा को कॉल कर इन सब बातों के बारे में बताती है और दोनों वहां जाकर देखते हैं तो फ्लैट में ताला लगा हुआ था। इनके पास एक स्पेयर की होती है जिसकी यूज करके ये गेट को खोलते हैं। रूम में चारों तरफ मक्खियां मंडरा रही होती हैं और बदबू तो बर्दाश्त करने की लिमिट से बहुत ज्यादा थी, इसलिए दोनों फेस को दुपट्टे से ढक लेती हैं और मोबाइल कैमरे की रिकॉर्डिंग ऑन करके अपनी माँ के साथ लक्ष्मी रूम के अंदर जाती है। वहाँ वो देखती है कि लाखों मक्खियों का झुंड फ्रिज के आसपास मंडरा रहा है और फ्रिज के सिवा वहाँ ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं है जिससे बदबू आ रही हो। वो रूम से अटैच कंबाइंड बाथरूम को चेक करती हैं तो वहाँ एक काले कलर का बैग होता है। जब तक लक्ष्मी बैग को ओपन कर कुछ देखती, उससे पहले लक्ष्मी की माँ मीना राणा रेफ्रिजरेटर का डोर ओपन कर देती है, जिससे बहुत गंदी स्मेल बाहर आती है। और जैसे ही वो फ्रिज की ओर देखती हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो बहुत तेज चिल्लाकर वहां से रोते हुए बाहर आ जाती हैं, क्योंकि फ्रिज में महालक्ष्मी की बॉडी के छोटे छोटे पीस रखे हुए थे। जिस माँ ने अपनी बेटी को अपने हाथ से चलना सिखाया, अपनी गोद में सुलाया, आज उसी को ऐसी हालत में देखकर वो बहुत घबरा जाती हैं। ऐसा मंजर शायद ही कोई भूल पाए। मुझे नहीं लगता वो अपने जीते जी इस मंजर को कभी भूल पाएंगी। उनकी चीख पुकार सुनकर आसपास के सारे पड़ोसियों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। पड़ोसी तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर इस घटना की सूचना देते हैं। सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम वहां पर पहुंचती है और रूम को सील्ड कर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। बदबू इतनी ज्यादा थी कि पुलिस के लिए भी इस बदबू को बर्दाश्त कर पाना बहुत इम्पॉसिबल हो रहा था। इसलिए सभी पुलिस वाले डबल मास्क लगाकर रूम के अंदर जाते हैं और अंदर जाकर वो देखते हैं कि क्रिमिनल इतना शातिर था कि उसने महालक्ष्मी को मारकर पूरे रूम को अच्छे से साफ कर दिया था ताकि पुलिस को कोई सबूत ना मिल सके। इसलिए मेडिकल स्टाफ और फोरेंसिक की टीम भी वहां पहुंच जाती है। फोरेंसिक टीम पूरे रूम में लुमिनल केमिकल का यूज करती है। लुमिनल केमिकल एक ऐसा केमिकल होता है जिससे क्राइम सीन पर मौजूद ब्लड के सभी पार्टीशन दिख जाते हैं, जिसे हमारी आंखें नहीं देख पाती। अब वहाँ लक्ष्मी की बॉडी के सभी पार्ट्स और फ्रिज को टेस्ट के लिए लैब में भेज देते हैं और जैसे ही लैब टेस्ट की रिपोर्ट आती है, घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। लैब की रिपोर्ट के आधार पर FSL की टीम बताती है कि महालक्ष्मी को मरे हुए 25 से ज्यादा दिन बीत गए थे, जिस वजह से बॉडी पार्ट के अंदर कीड़े तक पड़ चुके थे। अब पुलिस महालक्ष्मी के बैकग्राउंड को खंगालना शुरू करती है तो पता चलता है कि महालक्ष्मी एक नेपाली फैमिली से बिलोंग करती थी और उसकी माता मीना राणा और पिता चरण सिंह नेपाल के टीकापुर से थे और करीब 35 साल पहले नेपाल से बेंगलोर एक अच्छी लाइफ के लिए शिफ्ट हो गए थे। मीना राणा के 4 बच्चे थे और सेकंड डॉटर महालक्ष्मी थी। महालक्ष्मी की शादी हेमंत दास से होती है और इन दोनों की एक प्यारी सी बच्ची भी होती है। लेकिन धीरे धीरे इन दोनों में लड़ाइयाँ होने लगी, जिस वजह से महालक्ष्मी अपने पति हेमंत दास को छोड़कर अपनी बेटी को साथ ले जाकर अपनी माँ के घर चली जाती है। लेकिन 4 महीने बाद ऐसा कुछ होता है कि महालक्ष्मी अपनी बेटी को वापस हेमंता दास के पास छोड़कर अलग रेंट पर रहने लग जाती है। ऐसे केसेस में पुलिस का शक सीधा हेमंता दास पर जाता है। अब हेमंता दास पुलिस की नजर में सस्पेक्ट नंबर 1 था, इसलिए हेमंता दास को पुलिस पूछताछ के लिए बुलाती है और हेमंत बताता है कि महालक्ष्मी अपने को वर्कर अशरफ के साथ कुछ ज्यादा ही क्लोज थी।
वो हमेशा उससे फोन पर बातें किया करती थी और अशरफ के साथ घूमने भी जाया करती थी, जिस वजह से हेमंता दास समझ चुका था कि महालक्ष्मी और अशरफ का अफेयर चल रहा है और अशरफ को लेकर महालक्ष्मी और हेमंता दास की अक्सर लड़ाइयाँ भी होया करती थी। इसलिए हेमंता दास महालक्ष्मी से अशरफ को दूर करने के लिए उसके खिलाफ नीला मंगला पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल करा देता है, जिसके जवाब में महालक्ष्मी उल्टा अपने हस्बैंड पर मारपीट की शिकायत दर्ज करवा देती है। उसके बाद महालक्ष्मी अपने हस्बैंड को छोड़कर अपनी माँ के घर चली गई थी। कुछ दिन अपनी माँ के साथ रही और उसके बाद व्याली काबा के एक 1 BHK अपार्टमेंट में रेंट पर रहा करती थी और मल्लेश्वरम क्लोथिंग आउटलेट में जॉब किया करती थी। पुलिस को वेरीफाई करने पर हेमंत दास की काफी हद तक बातें सही लगती हैं, इसलिए पुलिस हेमंत दास को छोड़ देती है और अब पुलिस की नजर में अशरफ प्राइम सस्पेक्ट था। जैसे ही अशरफ का नाम सामने आया, न्यूज चैनल की हेडलाइन बन गया, कई बार परेशान किया था, मुख्य आरोपी की पहचान कर ली गई है और उसे गिरफ्तार करने की कोशिश। चीख चीख के बिना कोई सबूत के अशरफ को कातिल बना दिया गया और सोशल मीडिया पर हर जगह इसकी चर्चा होने लगी, लेकिन सच्चाई जनता से अभी कोसों दूर थी। पुलिस की टीम मीडिया से बचाते हुए अशरफ को पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर आती है और जब पूछताछ करती है तो अशरफ बताता है कि महालक्ष्मी और अशरफ का अफेयर था और दोनों फोन पर घंटों घंटों बातें किया करते थे, लेकिन कुछ टाइम पहले ही उन दोनों की बातचीत बंद हो गई थी और जब भी अशरफ महालक्ष्मी को कॉल करता तो उसका फोन हमेशा बिजी जाया करता था, जिस वजह से अशरफ ने महीनों पहले ही महालक्ष्मी से दूरी बना ली थी। जब पुलिस अशरफ की कॉल डिटेल चेक करती है तो उन्हें पता चलता है कि अशरफ सही बोल रहा है, जिसलिए पुलिस अशरफ को बाहर न जाने की वार्निंग देकर छोड़ देती है। पुलिस के हाथ कोई ऐसा सबूत नहीं मिल पा रहा था जो उन्हें कातिल के पास ले जाए। अब पुलिस मल्लेश्वरम क्लोथिंग आउटलेट में जाती है जहां महालक्ष्मी जॉब किया करती थी। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि महालक्ष्मी एक लड़के से बहुत ज्यादा क्लोज थी जिसका नाम मुक्ति रंजन था। पुलिस मुक्ति रंजन का बैकग्राउंड खंगालना शुरू करती है तो मालूम चलता है कि 1 सितंबर से मुक्ति रंजन जॉब पर नहीं आया है और महालक्ष्मी भी 1 सितंबर से ही गायब थी। अब पुलिस मुक्ति रंजन का नंबर ढूंढती है और जब उसे कॉल करती है तो मुक्ति रंजन का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब पुलिस का शक यकीन में बदल गया था कि महालक्ष्मी को मुक्ति रंजन ने ही मारा है। पुलिस मुक्ति रंजन के नंबर की सारी डिटेल निकलवाती है तो मालूम चलता है कि मुक्ति रंजन और महालक्ष्मी एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोज थे। वो एक दूसरे से सारी रात बातें किया करते थे। अब पुलिस की नजर में मुक्ति रंजन मेन सस्पेक्ट था, इसलिए मुक्ति रंजन की कॉल डिटेल में लास्ट डायल नंबर निकालते हैं और उस नंबर पर कॉल करते हैं तो वो नंबर मुक्ति रंजन के भाई इशरत रंजन का होता है। जब पुलिस मुक्ति रंजन के भाई इशरत रंजन से पूछताछ करती है तो वो बताता है कि उसके भाई की कॉल उसे 2 दिन पहले आई थी और उसने बताया कि 6 महीने पहले मुक्ति रंजन क्लोथिंग आउटलेट में काम करने गया था, जहां पर उसकी मुलाकात महालक्ष्मी से होती है और धीरे धीरे ये मुलाकात दोस्ती से लेकर प्यार तक पहुंच जाती है। ये दोनों साथ में घूमते, एक दूसरे सब कुछ शेयर करते, यहाँ तक कि मुक्ति रंजन को महालक्ष्मी के पास्ट के बारे में सब कुछ पता होने के बावजूद मुक्ति रंजन महालक्ष्मी से शादी करना चाहता था और उसे महालक्ष्मी के पास्ट से कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। मुक्ति रंजन महालक्ष्मी को महंगे महंगे गिफ्ट भी दिया करता था। शुरू में तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अब मुक्ति रंजन नोट करता है कि महालक्ष्मी उसे इग्नोर कर रही थी। मुक्ति रंजन बार बार महालक्ष्मी को कॉल करता और उसके बदलते व्यवहार की उससे वजह पूछता, लेकिन महालक्ष्मी उसे किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती। उसने नोटिस किया कि ना जाने क्यों बट महालक्ष्मी उससे दूरी बना रही है। मिलना जुलना तो उससे कम कर ही दिया है, लेकिन जब भी मुक्ति रंजन कॉल करता तो महालक्ष्मी का फोन हमेशा बिजी जाया करता था। महालक्ष्मी किसी से घंटों बातें किया करती थी। ये सब हरकतें मुक्ति रंजन को नागवार गुजरने लगी, जिस वजह से इन दोनों में बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ होने लगी और इनकी लड़ाइयाँ इस कदर बढ़ जाती कि महालक्ष्मी और मुक्ति रंजन एक दूसरे पर हाथ भी उठा दिया करते थे। ये लड़ाई में ना तो किसी जगह की शर्म करते और ना ही किसी आदमी की। अब मुक्ति समझ चुका है कि महालक्ष्मी ने बस उसका फायदा उठाया है, क्योंकि इस टाइम तक मुक्ति रंजन ने महालक्ष्मी को 10 लाख रुपए से ऊपर तक की शॉपिंग करा चुका था और जैसे ही मुक्ति रंजन पर पैसों की कमी हुई, महालक्ष्मी ने उसे वैसे ही छोड़ दिया जैसे उसने अपने हस्बैंड हेमंता दास को छोड़ दिया था। 1 सितंबर का वो आखिरी दिन था जब महालक्ष्मी और मुक्ति रंजन एक साथ जॉब पर गए थे। मुक्ति रंजन महालक्ष्मी से बात करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन महालक्ष्मी उसका किसी भी बात का जवाब दिए बिना वहां से चली जाती है और जब मुक्ति रंजन महालक्ष्मी को कॉल कर उससे मिलने को कहता है तो
महालक्ष्मी उससे मिलने को मना कर देती है। जब मुक्ति रंजन जबरदस्ती महालक्ष्मी से मिलने को कहता तो महालक्ष्मी मुक्ति रंजन की कंप्लेंट अशोक नगर पुलिस स्टेशन में करा देती है, जिसके बाद पुलिस मुक्ति रंजन को पकड़कर ना सिर्फ पीटती है बल्कि छोड़ने के नाम पर उसकी जेब में पड़े सारे पैसे भी ले लेते हैं। लेकिन इतना होने के बाद भी मुक्ति रंजन महालक्ष्मी से मिलकर अपने इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहता था। वो बार बार महालक्ष्मी को कॉल कर उससे मिलने को कहता, लेकिन इस बार महालक्ष्मी उससे मिलने पर राजी हो जाती। 2 सितंबर की रात को मुक्ति रंजन महालक्ष्मी से मिलने जाता, लेकिन वहाँ भी दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता। मुक्ति अब इस रिश्ते से तंग आ चुका था। वो समझ चुका था कि जिस औरत को सिर्फ पैसों का लालच हो और अलग अलग मर्दों से बात करने में मजा आता हो, ऐसे शख्स को जीवन साथी बनाना बेकार है। लेकिन इनकी लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दोनों एक दूसरे पर चिल्लाते और हाथ उठाते। लेकिन अब मुक्ति रंजन का गुस्सा बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। वो भारी लोहे का डंडा उठाकर महालक्ष्मी के सर पर मार देता है, जिससे महालक्ष्मी की ऑन स्पॉट मौत हो जाती है। अब मुक्ति समझ चुका था कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो महालक्ष्मी के पास बैठकर इंटरनेट पर बॉडी को ठिकाने लगाने के तरीके खोजता है, लेकिन मुक्ति रंजन को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो अपने आप को कैसे बचाए। वो लाश के पास बैठा रहता है और बैठे बैठे सुबह हो जाती है। करीब 11 बजे मुक्ति रंजन रूम से निकलकर बाहर जाकर एक धारदार चाकू लेकर आता है और उसी चाकू से मुक्ति रंजन महालक्ष्मी की बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करना शुरू कर देता है। पहले मुक्ति रंजन का प्लान इन सब टुकड़ों को बैग में भरकर बाहर ले जाकर जलाने का होता है। ये बैग वही बैग होता है जो कंबाइंड बाथरूम में रखा था, लेकिन ये अपार्टमेंट भीड़ भाड़ वाले इलाके का था, जहां बैग में भरकर बॉडी को ले जाना लगभग इम्पॉसिबल सा था। और अब मुक्ति को कुछ समझ नहीं आता। तभी मुक्ति की नजर घर में रखे इस 165 लीटर के फ्रिज पर जाती है। वो वहां लक्ष्मी की बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े फ्रिज में भरकर ये सोचकर रख देता है कि कई हफ्तों तक महालक्ष्मी की बॉडी से बदबू नहीं आएगी और वो धीरे धीरे सब कुछ ठिकाने लगा देगा। ये सोचकर वो महालक्ष्मी के सारे टुकड़ों को फ्रिज में भर देता है और रूम को अच्छे से साफ करता है ताकि कोई निशान ना रहे, और फिर वहां से ताला लगाकर चला जाता है। मुक्ति कोई पेशेवर अपराधी नहीं था। उसने जो भी किया गुस्से में किया होता है, इसलिए अब उसे महालक्ष्मी को मारने का गिल्ट अंदर से खाए जा रहा था। वो अपने भाई को रोते रोते ये सब बताकर अपना जुर्म कन्फेस कर लेता है और ये भी बताता है कि कैसे महालक्ष्मी ने उसकी जिंदगी खराब कर रखी थी। और ये सब बताकर मुक्ति रंजन फोन को स्विच ऑफ कर देता है। अब पुलिस को मुक्ति रंजन की लास्ट लोकेशन वेस्ट बंगाल की मिलती है। पुलिस तुरंत 3 टीम लेकर मुक्ति रंजन को पकड़ने के लिए वेस्ट बंगाल के लिए निकल जाती है, बट मुक्ति रंजन उन्हें वहां भी नहीं मिलता, क्योंकि मुक्ति वेस्ट बंगाल से निकलकर 24 सितंबर को अपनी माँ के पास जाता है। मुक्ति बहुत बड़ी कश्मकश से जूझ रहा होता है, इसलिए माँ को एहसास होता है कि उसका बेटा किसी परेशानी में है। जब माँ मुक्ति से बात करती है तो मुक्ति खुद को रोक नहीं पाता और रोते रोते अपनी माँ को भी महालक्ष्मी इनका मर्डर उसने करा है बता देता है और 25 सितंबर सुबह 4 बजे अपने फादर की स्कूटी लेकर वहां से चला जाता है। लेकिन मुक्ति रंजन अपने घर से 2 किलोमीटर दूर जाकर कब्रिस्तान में एक पेड़ से लटककर आत्महत्या कर लेता है। मौके पर पहुंची पुलिस को लाश के पास खड़ी स्कूटी, मुक्ति रंजन का मोबाइल और एक लैपटॉप मिलता है, जिसकी पहचान करने पर पुलिस को पता चल जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि महालक्ष्मी को मारने वाला कातिल मुक्ति रंजन है, जिसने मौत को गले लगा लिया है। मुक्ति रंजन के पास पुलिस को एक डायरी भी मिलती है जिसमें मुक्ति रंजन ने महालक्ष्मी को मारा अपना गुनाह कबूल किया होता है। और जैसे ही मुक्ति रंजन की मौत की खबर घर वालों को पता चलती है, मुक्ति रंजन की मां का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। ये केस हमें सिखाता है कि महालक्ष्मी के लालच ने कितनी जिंदगी बर्बाद कर दी। फाइनली ये केस यहीं पर समाप्त हो जाता है। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट केस में।